गांव का जमींदार धनीराम बहुत दयालु था। उसने सुरेश पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब सुरेश बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन सुरेश से कहता है, सुरेश बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। और मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बात छोड़ो सुरेश, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई ठीक है, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। धनीराम का एक बेटा भी था जो यह सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है सुरेश की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है और नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो राकेश, वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। ये मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहे वह करूंगा। और तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वो फटीचर सुरेश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराई की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब गोपाल ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। और यहाँ आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस दो कौड़ी नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राकेश वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इस फटीचर सुरेश का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद धनीराम सुरेश की शादी करवा देता है। सुरेश की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया।
उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं, यह बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनीराम चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश धनीराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। राकेश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बाद ही होगा। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यह आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कोड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। राकेश गुस्से से चला जाता है। सुरेश धनीराम को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बेटे, राकेश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं है। नहीं सुरेश बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राकेश बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने, वहाँ मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी।